हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नव्यान स्टडी में फिर से स्वागत है। और हम आपके सामने एक बार फिर से पेश हुए हैं क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर ईंट मनके और अस्थियां के 5वें भाग में। इस पर्टिकुलर भाग में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति। अब जो हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति है वो एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए आपको ज़्यादा बोरियत ना हो इसलिए हमने इसके दो भाग बनाए हैं। तो ये पहला भाग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा के जो निवासी थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी मैं हड़प्पा के निवासी या एज सच हड़प्पा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है हड़प्पा सभ्यता। और जब मैं हड़प्पा स्थल की बात करूँगा तब मैं वहाँ पे आपको हड़प्पा स्थल बोलूँगा। तो जब भी मैं आपको हड़प्पा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपनी जीविका चलाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ करते थे या कौन कौन से साधन का यूज़ करते थे, हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वो मछली सहित पौधे और पशु उत्पाद खाते थे। पशु उत्पाद मतलब वही दूध दही। देन पुरातात्विक जब हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड स्थलों को उत्खनन करते हैं तो उन्हें बहुत सारे जले हुए अनाज और बीजों की खोज मिलती है, जिससे हमें उनकी जो आहार संबंधी प्रथाएं यानी जो उनकी फूड डाइट है ना, हमें उसका पुनर्निर्माण करने में हमें मदद मिलती है। मतलब हमें सिंपल सी बात, हमें इनसे ये पता चलता है कि उनकी डाइट में कौन कौन से अनाज या बीज शामिल थे। अब जब भी हम लोग इनका स्टडी करते हैं जले हुए बीजों का या अनाजों का, तो उसमें पुरातत्व वनस्पति शास्त्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैलियो बॉटनी, तो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये पैलियो बॉटनी मतलब या पुरातत्व वनस्पति शास्त्र मतलब वनस्पति वनस्पति शास्त्र की ऐसी ब्रांच जो पुराने वनस्पतियों का स्टडी करती है। तो ये जो पुरा वनस्पति शास्त्रियों की मदद से हम लोग प्राचीन पौधों के अवशेषों के अध्ययन करते हैं। और हड़प्पा स्थलों पर जो हमें अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो गेहूँ, जौ, मसूर, चना और तिल इत्यादि का उपयोग करते थे। फिर हमें गुजरात के बहुत सारे स्थलों पे बाजरा मिलता है। चावल की खोज भी अ, हुई है, लेकिन ये दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब सिंपल है कि जिस तरीके से हमें इजीली गेहूं, जौ, चना, मसूर, तिल इत्यादि मिल जाता है सभी स्थलों पर, उतने ही आसानी से हमें चावल नहीं मिलता। यानी चावल का जो भौगोलिक एरिया था वो सीमित था। फिर हड़प्पा स्थल पर पाए जाने वाले जानवरों की हड्डियों में हमें मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस इत्यादि शामिल हैं। अब जब भी हमें ये हड्डियाँ मिलती हैं तो इन हड्डियों की पहचान के लिए हम पुरातत्व प्राणी शास्त्रियों या चिड़ियाघर या फिर पुरातत्वविदों के अध्ययन से हम लोग पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा जानवर था और ये क्या जानवर की जो हड्डी मिली है वो क्या पालतू था या फिर जंगली था। देन जंगली प्रजाति में अगर हम बात करें तो हमें सूअर और हिरण तथा घड़ियाल की भी हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये पशुपति सील लगाई है, तो इसके थ्रू भी आप जान सकते हैं कि उनको कौन कौन से जानवरों की पहचान थी। जैसे यहाँ पर ये ये एलिफेंट है, यहाँ पर राइनोसोरस है, यहाँ पे ये भैंसे जैसी आकृति है, यहाँ पे टाइगर है, नीचे हिरण है। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि इनको इन सब जानवरों की पहचान भी थी। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो जानवरों का शिकार है, क्या ये हड़प्पा के लोग खुद करते थे या उन्होंने किसी ऐसे शिकारी समुदाय से संपर्क साध रखा था कि वो शिकारी समुदाय इनके लिए शिकार करके लाता था और फिर वो इससे एक्सचेंज करते थे। इसकी जानकारी हमें नहीं हुई है। फिर हमें मछली और मुर्गी की हड्डियाँ भी मिलती हैं। देन अब हम आते हैं कि अब हमने देखा पहली चीज़ कि वो लोग बहुत सारे अनाज को उगाते थे, खाते अनाजों को खाते थे। तो अब समस्या ये है हमारे पास कि अनाज को खाते थे तो यानी अनाज उगाते भी होंगे, और जाहिर सी बात है अनाज उगाते ही थे, क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता का
की जो प्रारंभिक संस्कृतियाँ थी वो नवपाषाण संस्कृतियाँ थी। तो इट मीन्स हड़प्पा के लोग अनाज उगाना जानते थे। अब लेकिन जब हम लोग उनकी कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे सामने समस्या ये आती है कि जब भी हम लोगों को कृषि से संबंधित अनाजों की खोज हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न स्थलों से होती है तो वो बहुत ही सीमित होती है, सांकेतिक होती है। और इसके बिहाव पे हम कृषि प्रथाओं का पुनर्निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, हमें ये तो पता है कि वो लोग गेहूँ, जौ, चना, मसूर, तिल खाते थे और उगाते भी थे, लेकिन उसको किस तरीके से उगाते थे, क्या उनका पैटर्न था। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में 3 तरह की क्रॉप सीज़न है, खरीफ है, रबी है, जायद है। तो क्या सेम पैटर्न उस टाइम पे भी वो लोग यूज़ करते थे? और अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ गेहूं को बोने की अलग टेक्निक होती है, प्रथा होती है, और राइस को यानी धान को बोने की अलग टेक्निक होती है। तो ये चीज़ें हमें आज तो पता है, लेकिन क्या इसी तरीके की तकनीक वो लोग उस समय भी इस्तेमाल करते थे? अच्छा, खेत की जुताई कैसे करते थे? तो इन सब की जानकारी को पुरातत्व की मदद से पता लगा पाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो यही कहा गया है कि क्या जुताई की गई भूमि पर बीज बिखेरे जाते थे? अच्छा, मोहरों और टेराकोटा पर जो मूर्तिकला पर जो हमें चित्रण मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है कि उनको बैल ज्ञात थे, मतलब उनको बैल का पता था। और हमें कई जगह से, जैसे बनावली से हमें ये हल का एक खिलौना मिला है, तो इससे हमें अनुमान लगता है कि वो लोग हल को भी जानते थे। तो इट मीन्स वो बैलों को भी जानते थे और हल को भी जानते थे। तो शायद वो बैलों का उपयोग हल चलाने के लिए करते थे। तो जैसे लिखा है, देखो, चोलिस्तान, बनावली में स्थलों पर हल के टेराकोटा मॉडल भी पाए गए हैं। अच्छा, एक स्थल है राजस्थान में, कालीबंगन, वहाँ पे हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। तो देखिए, ये जुता हुआ खेत है जिसमें आप देख रहे होंगे लाइन कुछ ऐसी भी लाइन है और कुछ ऐसी भी लाइन है ना। तो ये जुता हुआ खेत है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो जुता हुआ खेत है ये हड़प्पा सभ्यता से पहले के अवशेष हैं। मतलब मैंने बताया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता, जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब है मैच्योर हड़प्पा फेज, मतलब जब हड़प्पा के सभ्यता में शहरों का उदय हो गया था। तो जब हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि में थे, तो उस टाइम पे कालीबंगा के अंदर हमें ये जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि संभवतः वो दो अलग अलग फसलें एक साथ ही उगाते थे। देन अब अगर हम बात करें सिंचाई की, अब सिंचाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि इरिगेशन के बगैर खेती सक्सेसफुल नहीं है। तो ज़्यादातर जो हड़प्पा के स्थल हैं वो अर्ध शुष्क भूमि पर स्थित हैं। अब इसीलिए हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता बहुत थी। और अगर हम लोग बात करें, अफ़गानिस्तान में एक स्थल है शोरतुखई, वहाँ पर हमें हड़प्पा स्थल पर हमें नहरों के निशान मिले हैं। ठीक है, मतलब शोरतुखई एक स्थल है जहाँ पे हमें नहरों के निर्माण के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो लोग सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करते थे। लेकिन इस तरीके के निशान हमें पंजाब या सिंध में नहीं पाए गए हैं। तो इसका जो जवाब है वो आर्कियोलॉजिस्ट ये देते हैं कि संभवतः वहाँ की जो नहरें थी, यानी पंजाब और सिंध की जो नहरें थी, उसमें गाद आ गई होगी, गाद मतलब मिट्टी आ गई होगी, और उसके कारण वो भर गई होंगी। तो इसी कारण हमें उनके अवशेष अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो मे बी वो फ्यूचर में मिल जाए। फिर इसी तरीके से वो लोग कहते हैं कि हमें हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे कुएं भी मिले हैं। तो कुएं का इस्तेमाल, कुओं के पानी का इस्तेमाल वो लोग सिंचाई के लिए भी करते होंगे। फिर गुजरात में एक स्थल है धोलावीरा। अब धोलावीरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि धोलावीरा में हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिजर्वायर हार्वेस्टिंग के अवशेष मिलते हैं। जैसे देखिए, ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, वो धौलावीरा का है। तो धौलावीरा जहाँ भी गुजरात में स्थित है, तो वहाँ उसके बगल से दो वाटर स्ट्रीम निकलती है। तो एक वाटर स्ट्रीम ये है और एक वाटर स्ट्रीम ये है। तो वो इसकी मदद से ये लोग क्या करते थे, वाटर को स्टोर करते थे। तो इट मीन्स हड़प्पा सभ्यता की जो सिंचाई व्यवस्था थी वो काफ़ी समृद्ध थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम ले देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे शिल्प उत्पादन उद्योग थे। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो हमें डिस्कस करना है
वो है मोती बनाना। मोती, या इसको हम लोग मनका भी बोलते हैं। मतलब जो हम लोग धागे में पिरो के पहनते हैं, माला माला बनाने के लिए इसमें धागे में पिरोते हैं मोती को, तो वो भी हड़प्पावासी बनाते थे। अब अगर हम लोग उनके मोती बनाने की कला की बात करें, तो वो इसमें बहुत सारी सामग्रियों का इस्तेमाल करते थे। मतलब तरह तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल करके मोती बनाते थे। जैसे एक कार्नेलियन पत्थर होता है, ये लाल रंग का होता है। फिर जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल वो मन के बनाने के लिए करते थे। इसके साथ साथ अगर हम लोग मेटल की बात करें, तो तांबा, कांसा और सोना जैसी धातुओं को भी वो लोग मोती बनाते थे, मन के बनाते थे। फिर शंख हो गया, फेनिंस हो गया और टेराकोटा हो गया, इनकी भी वो लोग मोती बनाते थे। फिर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मटेरियल का वो लोग मोती बना रहे हो। कई बार क्या होता था कि वो दो या दो से अधिक मटेरियल से भी मोती बनाते थे। और फिर उनके ऊपर कई बार सोने के कवरिंग भी होती थी। तो इट मीन्स वो कंपोजिट मिश्रित रूप से भी मन के बनाते थे। तो इट मीन्स उनके मन का जो बनाने की विविधता है ना, वो बहुत ही समृद्ध थी। अब इसकी अगर शेप की बात की जाए कि मतलब मोती किस किस शेप के बनाए जाते थे, तो वो बहुत सारे शेप के बनाए, जैसे लाइक डिस्क के आकार की बनाते थे, बेलनाकार सिलेंड्रिकल बनाते थे, गोलाकार बनाते थे, बैरल के आकार की बनाते थे। और फिर कई बार इन ये जो मोती बनाते थे, उनके ऊपर या तो वो कुछ उकेर कर या फिर पेंटिंग करके उसको सजाते थे, उसको बनाते थे। जैसे देखिए ये वाला जो बीड आपको दिख रहा है, इस बीड में या फिर यहाँ पर जो बीड है इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ उसके ऊपर पेंटिंग टाइप करके बनाया। फिर इनके मोतियों के प्रकार भी देखिए, ये कितना सिलेंड्रिकल है, ये कितना छोटा सा है। फिर ये जो आप सफ़ेद वाला देख रहे हैं, ये जो सफ़ेद वाला देख रहे हैं, ये स्टेटाइट के हैं। तो स्टेटाइट के इसमें देखिए जो मोती जो बीड्स हैं या मोती हैं, वो कितने सॉरी मन के हैं, वो कितने स्मॉल हैं या और फिर कितने चपटे हैं। तो इसको हम लोग डिस्क आकार का कहते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग ये वाला जो देख रहे हो, यहाँ पे जो देख रहे होंगे, इसमें देखिए ये नोड सी निकली हुई है। तो ये नोड में भी सोने की ही होंगी। तो ये कंपोजिट टाइप की होगी, जिसमें पत्थर और सोना दोनों मिलाकर उन्होंने मन के बनाए हैं। देन अब आते हैं हम लोग मोती बनाने की जो तकनीक थी, वो कौन सी तकनीक थी। तो मोती बनाने की जो तकनीक सामग्री के अनुसार अलग अलग होती थी। कि मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सभी मोती को बनाने के लिए एक ही तकनीक यूज़ कर रहे हैं। अगर अलग अलग मोती हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से काम किया जाता था। जैसे लाइक स्टेटाइट जो है वो एक बहुत ही नरम पत्थर है, तो इस पे काम करने के लिए एक अलग तकनीक होती थी। और कुछ मोती ऐसे भी होते थे स्टेटाइट के, कि पहले स्टेटाइट पत्थर को पाउडर में बनाया जाता था, पाउडर को फिर पेस्ट में कन्वर्ट किया। और पेस्ट में कन्वर्ट करने से एक फ़ायदा ये हो जाता था कि उसको जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। जबकि ये बाकी जो पत्थर के अगर मोती बनाएंगे, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अगर कठोर पत्थर का हम मोती बना रहे हैं, तो उसको अमूमन क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप ही देना पॉसिबल होता है। बट अगर आपके पास पेस्ट है किसी चीज़ का, है ना, किसी पाउडर से आपने उसको पेस्ट बना लिया है, तो पेस्ट बनाने के बाद आप उसको कोई भी मनवांछित आकार दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्टेटाइट के माइक्रो बीट्स हैं, इनको कैसे बनाया जाता था। तो अभी भी ये पुरातत्विद या आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक पहेली बनी हुई है। और फिर पुरातत्विदों को अनेक प्रयोगों से पता चला है कि जो कार्नेलियल पत्थर का लाल रंग होता था, वो विभिन्न चरणों में पीले रंग के कच्चे माल और मोतियों को पकाने से प्राप्त हुआ है। तो मतलब ये जो आप बीड्स देख रहे हैं, ये कार्नेलियन बीड्स हैं। अब इसका आपको जो रेड कलर दिख रहा है, वो पीले रंग के पत्थरों को और मोतियों को पकाने से हुआ। मतलब आग की भट्टी में पकाते होंगे वो लोग, तब इसमें ये रेडिश कलर आ जाता था। फिर पत्थर के जो नोड्यूल्स होते हैं या पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, उनको पहले खुरदरे आकार में काट लिया जाता था। फिर उनको बाद में उसको पॉलिश करके पीसने या चमकाने या ड्रिलिंग के थ्रू उसको मनके का आकार दिया जाता था। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये काम करते कहाँ थे। मतलब ये जो बीड्स बनाने का काम था, या फिर बीड्स बनाने के लिए जो सेंटर होते थे वो कहाँ होते थे। तो बहुत सारे स्थल हैं, जैसे लाइक चंदहुदड़ो, लोथल और धोलावीरा। यहाँ पे हमें ड्रिल पाए गए हैं। ड्रिल मतलब
जिसकी हेल्प से मनकों के बीच में छेद किया जाता था। देन अब अगेन वही क्वेश्चन आया कि हमारे पास जो ये हमें मनके मिले हैं, तो मनके कहीं ना कहीं बनते होंगे, तो उनको उन स्थलों की खोज कैसे करते हैं, मतलब उन स्थलों की खोज मतलब कि इतने सारे हड़प्पा के स्थल हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये जो चन्हू है या फिर लोथल है, ये दो स्थल पर मनकों का निर्माण होता था। तो देखो जैसे ये एक चित्र दिया है, अब ये चित्र का रिलेशन हड़प्पा सभ्यता से नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लगाया गया है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे बहुत ही डिस्कार्डेड या वेस्ट मटेरियल है। तो ये एक फैक्ट्री साइट है जहाँ पे स्टील का उत्पादन होता है, और वहाँ पर जो भी आइटम बनाया जाता था तो उससे जो डिस्कार्डेड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल है उसको ऐसे एक जगह पे फेंक दिया गया है। तो ये उसी की फ़ोटो है। अब मैंने क्या बताया आपका कि इसका फ़ोटो का रिलेशन हड़प्पा से बिल्कुल भी नहीं है, हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल भी नहीं, ये बस आपको समझाने के लिए लगाया गया है। तो इसी तरीके से जब आर्कियोलॉजिस्ट को या पुरातत्वविद को सेंटर्स की, यानी जहाँ पे मनकों का निर्माण होता था, उनकी अगर तलाश करनी हो तो वो क्या करते थे, डिस्कार्डेड मटेरियल्स की तलाश करते थे कि जहाँ पर भी खारिज किए गए या बेकार फेंके गए सामान जिससे मनके बनाए जाते थे वो मिल जाते थे, तो वो डिसाइड करते थे कि अच्छा ये जो स्थल है ना, ये ही स्थल उत्पादन का केंद्र रहा होगा। तो वास्तव में अपशिष्ट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं को बनाने के लिए शल या पत्थर काटा जाता है तो इन सामग्रियों के टुकड़े उत्पादन स्थल पर अपशिष्ट के रूप में त्याग दिए जाएंगे। मतलब जहाँ भी बनाया गया है, जैसे अगर शंख की चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, शंख की चूड़ियाँ बनाने के लिए एक प्लेस था बालाकोट, तो बालाकोट में हमें बहुत सारा शंख वेस्ट में मिला है। जब उसकी चूड़ियाँ बना रहे हैं तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलेगा, तो जो वेस्ट मटेरियल निकला ना उसकी हेल्प से हम पता लगा पा रहे हैं कि वहाँ पर शंख की चूड़ियाँ बनती थी। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो वेस्ट मटेरियल निकला है वो एकदम ही वेस्ट है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने मान लो सपोज़ करो कोई एक बड़ा पत्थर लिया, बड़े पत्थर की कोई मूर्ति बना दी, अब उसमें बहुत छोटे छोटे पत्थर आपके वेस्ट मटेरियल निकल गए, तो बट आपने क्या किया, उन छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ करके छोटी छोटी मूर्तियाँ बना दी। तो यही चीज़ यहाँ पे भी शामिल होती है कि अगर आपने कोई मटेरियल लिया और उससे, जैसे लाइक देखो, बड़े अपशिष्ट टुकड़ों को का उपयोग छोटी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े आमतौर पर कार्य क्षेत्र में छोड़ दिए जाते थे। ये निशान बताते हैं कि छोटे विशेष केंद्रों के अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में भी शिल्प का उत्पादन किया जाता था। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े मिले ना हमें डिस्कार्डेड, उन्हीं की वजह से हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर जगह उत्पादन केंद्र थी या वहाँ पे किसी चीज़ का उत्पादन होता था। देन अब अगर हम लोग शिल्प केंद्र की बात करें कि कौन कौन से सेंटर्स थे जहाँ पे इनका उत्पादन होता था, तो देखो एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि पहले तो हमने समझा कि शिल्प उत्पादन उद्योग, उत्पादन उद्योग में हमने मोती बनाना की, जो मोतियों की चर्चा थी ना उनकी करी। तो मोतियों की पहले हमने देखा कि तकनीक क्या थी, कैसे मोती बनाए जाते थे, मन के बनाए जाते थे। फिर हमने देखा कि अगर हमें ये पता लगाना हो कि कहाँ पे मोती बनाए जाते थे तो हम लोग कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, तो हमने उसकी चर्चा की। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमें कौन से स्थल मिले हैं जहाँ पे मोती बनाए जाते थे। तो मोहनजोदड़ो की तुलना में चन्हूदड़ो एक छोटी बस्ती है, लगभग 7 हेक्टेयर। तो देखो मोहनजोदड़ो का टोटल एरिया 125 हेक्टेयर है, बट एक बस्ती है चन्हूदड़ो जिसका साइज़ है 7 हेक्टेयर। अब अगर आप मैप में देखोगे तो चन्हूदड़ो यहाँ पर है, चन्हूदड़ो यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो सेंटर है, ये जो साइट है, ये पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाना, मोती बनाना, सीप काटना, धातु कार्य, मोहर बनाना, वजन वजन मतलब बाट का निर्माण इम्पॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से नागेश्वर और बालाकोट मैंने बताया था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बालाकोट और नागेश्वर से हमें क्या मिल रहा है, शंख की चूड़ियाँ, शंख के सीप की, और जो आइटम्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उनको बनाने का काम है ना, ये सब बनाया जाता था। इसी तरीके से संभावना है कि चन्हूदड़ो और लोथल से तैयार उत्पाद जैसे मोती मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों में ले जाए जाते होंगे।
इट मीन्स ये है कि जो चन्हू है, नागेश्वर है, बालाकोट है और लोथल है, ये सब क्या है, ये उत्पादन सेंटर हैं। अब यहाँ पे उत्पादन होता है तो कहीं ना कहीं इसके खरीदार भी होंगे, और नॉर्मली खरीदार कहाँ होंगे, वो बड़े बड़े शहरों में होंगे। तो इसीलिए ये जो उत्पादन सेंटर है जहाँ पे मोतियों का निर्माण होता है, यहाँ से उत्पादन होने के बाद वो जो मोती हैं या और शंख की चूड़ियाँ हैं या और भी और आइटम हैं, तो वो सब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में लिए जाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का ये पर्टिकुलर सेशन ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग और जो रेस्ट पार्ट है इसका वो देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले। आप जब भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम और हमारी टीम जो है वो और अच्छा कंटेंट और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने आने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नए वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।